हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल गुरु। फ्रेंड्स, एनडीए एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगती है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कितनी सैलरी मिलती है, और उसके बाद आपका प्रमोशन का स्केल क्या है आफ्टर 4-5 years ऑफ सर्विस। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी ही ज़्यादा जानकारियों के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एनडीए 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग आज के डेट से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9 जून 2021। सो अभी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, और मैं आप सबको बोलूँगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दो। उससे आपको एग्जामिनेशन सेंटर उतना ही नज़दीक मिलता है आपके घर के पास। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन रहेगी आपकी 29 जून 2021। दोस्तों, आपका जो एग्जामिनेशन है वो 5 सितंबर के लिए शेड्यूल किया गया है। अगर कोविड की सिचुएशन अच्छी रही तो इसी डेट पे आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन 12th क्लास, ठीक है दोस्तों, जो भी बच्चा 12th क्लास में है या 12th क्लास को पास कर चुका है, वो दोनों इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11th क्लास में जो बच्चा है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो 12th अपीयरिंग या 12th पास इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू भारतीय सेना के तीनों विंग में जा सकते हो, आर्मी विंग में, नेवल विंग में और एयर विंग में। ठीक है, तो जिसको भी आर्मी विंग में जाना है तो वो 10+2 किसी भी स्ट्रीम से हो, वो आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10+2 में आर्ट्स लिया है या कॉमर्स लिया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या साइंस लिया है तो भी। लेकिन अगर आप नेवल विंग में जाना चाहते हो तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो 10+2 पे सब्जेक्ट मांगा गया है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। सिमिलरली, अगर आप एयर विंग या नेवल एकेडमी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 10+2 पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो आई होप सबको समझ गया होगा। जो भी आर्मी विंग के लिए अप्लाई करना चाहता है वो या तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, इस आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है। 11th में पढ़ रहे बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी देखते हैं हम लोग। नेशनलिटी तो सबको पता है, इंडियन होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और वो सभी होते ही हैं। एज लिमिट के बारे में समझते हैं दोस्तों। ओनली अनमैरिड मेल, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो वो सीडीएस या एफकैट के थ्रू डिफेंस में आ सकती हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, बट एनडीए एग्जाम फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं होता। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, और वो भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट। ठीक है, और उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2006 होना चाहिए। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ ये दोनों डेट के बीच में है वो अप्लाई कर सकता है, यानी 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल के बीच में जिसकी भी एज है वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा भी आप कहेंगे कि 2 जनवरी लिखा है और मैं 1 जनवरी को बॉर्न हुआ हूँ, 1 जनवरी 2003, तो नहीं दोस्तों, आप अप्लाई नहीं कर सकते। सीधा सीधा मेंशन किया गया है 2 जनवरी 2003। तो जो भी 2 जनवरी को पैदा हुआ होगा वो अप्लाई कर सकता है, उसके एक दिन पहले आप हुए हो तो नहीं कर सकते। सिमिलरली आप बोलोगे सर मैं 2 जनवरी 2006 को पैदा हुआ था, तो नहीं अप्लाई कर सकते आप। ठीक है, ये डेट्स के इन बिटवीन या ये डेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते दोस्तों कितनी वैकेंसी आई है। तो आर्मी विंग के लिए 208 वैकेंसी आई है, नेवी विंग के लिए 42, और
एयरफोर्स के लिए आपकी 120 वैकेंसी आई हुई है, और नेवल एकेडमी पे दोस्तों कैडेट एंट्री के लिए 30 वैकेंसी आई है। तो टोटल आपकी एनडीए के लिए 400 वैकेंसी आई है इस साल 2021 के लिए। दोस्तों इस एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? पहले तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा आपका एसएसबी इंटरव्यू जो कि 5 दिनों का होता है, और अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तब होता है आपका मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेरिट लिस्ट बनती है आपकी। दोस्तों ये एग्जाम के लिए जो भी अप्लाई कर रहा है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, एकदम चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए, और उसके अंदर डेडिकेशन और वो काफी पैशनेट होना चाहिए डिफेंस सर्विस में सर्व करने के लिए। तो ही मैं कहूंगा कि जो भी ऐसा बच्चा हो वही इसके लिए अप्लाई करे। फिजिकल फिटनेस तो एकदम जरूरी है। चलिए एनडीए एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? पेपर 1 पे आपका मैथमेटिक्स होता है, और पेपर 2 पे आपका होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं GAT। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो मैथमेटिक्स पे आपके टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और GAT पे जनरल एबिलिटी टेस्ट पे आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल टाइम मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों आपको मिलता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर होता है। सिमिलरली GAT के लिए भी आपको 2.5 घंटा मिलता है, दैट इज 150 मिनट मैथ्स के लिए, और 150 मिनट आपको मिलेंगे GAT के लिए। मार्क्स पर क्वेश्चन अगर आप देखो तो मैथमेटिक्स में आपका एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इसमें कोई भी सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होता, सारे MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दोनों पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे मिल रहे हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, और सीधा सीधा उसके लिए कोई मार्क्स काटा भी नहीं जाएगा। ये एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो रॉन्ग है तो उसके लिए आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो यानी कि यहाँ पे मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो लगभग आपका 0.83 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो, और GAT के पेपर में लगभग आपका 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो। ठीक है, तो अगर हम पेपर वाइज देखें तो आपका पेपर 1 जो है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 600 मार्क्स का होता है। तो मैं कहूंगा आपका जो रिटन एग्जाम है वो टोटल 900 मार्क्स का होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्ट इंग्लिश ऑल अदर क्वेश्चन विल बी इन बायलिंगुअल। ठीक है, खाली जो इंग्लिश का पेपर है अगर आप उसको छोड़ दो इस एग्जाम में, बाकी सारे क्वेश्चन आपको 2 लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में। ठीक है दोस्तों, जनरल एबिलिटी में देखिए दोस्तों, आपका एक पेपर होता है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पे, 50 क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश पे। फिर आपका एक होता है जनरल स्टडीज पे, जिसमें करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है, और जनरल साइंस पे 50 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार आपके 150 क्वेश्चन GAT पे बनते हैं। दोस्तों रिटन एग्जाम के बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है जो कि 900 मार्क्स का होता है, बट आपको SSB भी जाने से पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी आप SSB के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपका इस प्रकार से टोटल ये 1800 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, और फाइनल मेरिट आपकी ये 1800 मार्क्स के ऊपर बनती है। तो अभी हम फाइनल मेरिट की ना देखें, हम फिलहाल रिटन एग्जाम के बारे में समझें। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ के बारे में बताना चाहूंगा, तो आप समझ सकते हो कि पेपर यूपीएससी भले कंडक्ट करा रहा है, और यूपीएससी जो भी एग्जाम लेता है उसका लेवल बहुत अच्छा होता है, पेपर काफी टफ माना जाता है। लेकिन अगर आप कट ऑफ की तरफ ध्यान दें तो आप समझेंगे कि ये पेपर बहुत आसान है, और अगर आपने अच्छे से 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और अगर थोड़ा बहुत भी आप अपडेटेड रहते हो करंट न्यूज से तो आप इजीली रिटन एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो देख सकते हो आप दोस्तों, साल भर में दो बार एग्जाम होती है एनडीए की। तो ये 2016 में जो 2 एग्जाम हुई थी, 17, 18 और 19, 2020 में कोविड के नाते सिर्फ एक एग्जाम हो पाई थी दोस्तों। तो आप सब देख सकते हो जो कट ऑफ है
रिटन एग्जाम का दोस्तों वो 350 से नीचे है। ठीक है, किसी भी साल में 350 के ऊपर नहीं गया है। इसका मतलब आप मान सकते हो कि आपको 900 में से सिर्फ 350 मार्क्स स्कोर करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपकी फाइनल मेरिट में ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जितना ज्यादा लाओगे उतना अच्छा है। मगर आप 350 स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 900 तो आप क्वालिफाई कर जाओगे रिटन एग्जाम के लिए। इसलिए ये एग्जाम इजी भी है। अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज अच्छे से इस पेपर की प्रिपरेशन करें तो आप डेफिनेटली रिटन एग्जाम को क्रैक कर दोगे। दोस्तों आइए देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस किस सेक्शन से आते हैं, सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स के लिए, और जनरल एबिलिटी के लिए क्या क्या है। तो मैथमेटिक्स में दोस्तों अलजेब्रा से आपके क्वेश्चन आते हैं, मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट से आते हैं, प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलस हो गया आपका जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स वगैरह हो गए, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एंड 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका मैथ्स का पोर्शन है दोस्तों, इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और अभी आगे के स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन हर सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पेपर 2 जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के ऊपर 50 क्वेश्चन बनते हैं, जनरल स्टडीज यानी कि आपका जनरल नॉलेज हो गया 50 क्वेश्चन उस पर बनते हैं, और जनरल साइंस इसमें दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जीएटी में 150 क्वेश्चन होते हैं और वो 600 मार्क्स का पेपर होता है। सिलेबस देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये आपका बनता है जनरल साइंस सेक्शन से। ठीक है, उसके बाद जो आपका जनरल स्टडीज था, करंट अफेयर्स जिसको जनरल नॉलेज हम कह लें, तो आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके और डिफेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज होगा दोस्तों, आर्मी नेवी या एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी न्यूज होगा उस पे। तो इस प्रकार से आपका जीएटी के पेपर का चंक डिवाइड है, प्लस 50 क्वेश्चन इंग्लिश से। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश से देखते हैं क्या क्या बनता है दोस्तों। इंग्लिश में आपको अगर ग्रामर अच्छे से आता है और टेंस अच्छे से आता है दोस्तों तो आपका पेपर काफी इजी हो जाएगा। इसमें आपको स्पॉटिंग एरर आता है जो कि ग्रामर पे बेस्ड होता है, और आपका वोकैबुलरी अगर बहुत स्ट्रांग है दोस्तों तो आप आराम से इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। बिकॉज अगर आपका वोकैब बहुत स्ट्रांग है तो आप एंटोनिम सिनोनिम आराम से कर लोगे, और इडियम एंड फ्रेजेस भी आपका इजीली हो जाएगा। और आपका ग्रामर अच्छा है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, पैराजंबल क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर ये भी इजीली हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2021 में तो नहीं पूछा गया था, अभी जो 2020 की एग्जाम हुई थी उस पर नहीं पूछा गया था, लेकिन मान लीजिए आपको पैसेज भी आता है और वो पैसेज से आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं तो वो भी इजी हो जाता है। तो अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है और ग्रामर थोड़ा बहुत भी आता है आपको अच्छे से तो आप डेफिनेटली इसको कर ले जाओगे। क्लोज टेस्ट दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होता है, आप समझ जाओगे क्या होता है, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा दोस्तों मैथमेटिक्स लिए देखते हैं क्या ट्रेंड रहा है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप 2016 से लेकर 2021 तक देखें तो ऑन एन एवरेज में कहूँ तो अलजेब्रा से आपके लगभग लगभग 30 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपका अलजेब्रा का पोर्शन स्ट्रांग है तो आप अलजेब्रा पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पे भी मोटा मोटा आपका 18 से 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। अब यहाँ रिसेंट ट्रेंड देखिए दोस्तों, तो रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, अलजेब्रा में लगभग 28 से 30 क्वेश्चन, मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट से लगभग 8 या 10 क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स दोनों को मिला करके लगभग लगभग 20 क्वेश्चन, कैलकुलस से आपका बनता है 30 क्वेश्चन। तो आपका अलजेब्रा और कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। तो जिसका भी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है उसके लिए पेपर काफी इजी हो जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर एंड 3D से आपको 10-10 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इसमें ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और अलजेब्रा, जिसका ये तीनों स्ट्रांग है दोस्तों, मैथमेटिक्स भी इजीली उसका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं हम इस पे आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो जैसे ही दोस्तों मान लीजिए
जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि रिटन एग्जाम होता है, फिर एसएसबी होता है, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेरिट लगती है। और मान लीजिए आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, मेरिट लिस्ट पे आप आ गए, तो दोस्तों आपको 3 साल के ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको मिलता है लगभग 60,000 के आसपास दोस्तों। ये आपकी बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर जो भी पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो अभी आप साइड में रख दीजिए, फिलहाल आप बेसिक सैलरी समझिए। तो दोस्तों 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आप सीधा ऑफिसर रैंक पे आ जाते हो। आप सीधा डिफेंस सर्विस में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो आपका जो रैंक है, देखिए जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आप बनते हो लेफ्टिनेंट। फिर लेफ्टिनेंट के बाद दोस्तों कुछ साल की सर्विस के बाद आप बनोगे कैप्टन, उसके बाद मेजर, और आप ऐसे बढ़ सकते हो। और रैंक वाइज आपकी सैलरी कैसे बढ़ती जाएगी, बेसिक सैलरी इसके सामने दी गई है, तो आप सब स्लाइड से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो आपका प्रमोशन है इसमें, तो जब आप ज्वाइन होते हो 3 साल की ट्रेनिंग के बाद, तो अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हो तो आप एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करोगे। इंडियन नेवी करोगे तो सब लेफ्टिनेंट, और इंडियन एयरफोर्स करोगे तो एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। ये तीनों के रैंक सेम है, नाम अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप 2 साल की सर्विस अगर कर लेते हो ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर ऑफ सर्विस आप कैप्टन बन जाओगे, कैप्टन रैंक पे प्रमोट हो जाओगे। इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट। सिमिलरली दोस्तों आपका प्रमोशन 13 ईयर्स की सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट कॉलोनल तक, कमांडर तक, विंग कमांडर तक होगा। उसके बाद दोस्तों ऑन सिलेक्शन आपकी परफॉर्मेंस पे आपको आगे प्रमोट किया जाएगा कॉलोनल के रैंक पे, और उसके बाद ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल। वो डिपेंड होता है ऑन सिलेक्शन और आपके एक्सपीरियंस और आपके परफॉर्मेंस पे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके डाउट को जरूर आंसर करूंगा। और दोस्तों साथ ही आपको बताना चाहूंगा, इस एग्जाम के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो जो भी एलिजिबल हो। और बाकी का भी जो पूरा डिटेल है पीडीएफ में जो आया है नोटिफिकेशन, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए। उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका विजन कितना होना चाहिए, उसके बारे में एक बार आप समझ लो अच्छे से, पीडीएफ को गो थ्रू कर लो, और उसके बाद ही आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना। शायद 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस लगती है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वेबसाइट की और पीडीएफ की। आप अच्छे से एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए और आप अच्छे से फिर उसके बाद पेपर इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों करंट अफेयर के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हो। मैं करंट अफेयर्स की सीरीज बना रहा हूँ, वीडियो सीरीज, तो आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प करेगा। मैं डिफेंस से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहो। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको बना दूंगा दोस्तों।